जापान एक ऐसा देश जिसे उसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, उन्नत तकनीक और अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और शांत समुद्र तट हर किसी के दिल को छू लेते हैं। जापान के लोग अपनी विनम्रता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध हैं। मगर साल 2007 में जापान की धरती पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसने पूरे जापान के साथ-साथ ब्रिटेन को भी हिलाकर रख दिया था। यह घटना जितनी दुखद और भयानक थी, इस घटना को अंजाम देने वाला अपराधी उतना ही शातिर था। इस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 10 मिलियन येन, जो कि इंडियन रुपए में लगभग 70 लाख से 75 लाख के बीच होती है, तक के इनाम की घोषणा की। फिर भी अकेले एक अपराधी ने 2 साल तक पूरे जापान की पुलिस प्रशासन की नाक में दम करके रख दिया था। पुलिस को चकमा देने के लिए अपराधी ने जो तरीका अपनाया था, वह किसी की भी कल्पना से बिल्कुल परे था। यह कहानी है टत्सुया इचिहाशी और लिंडजे एन हॉकर की। यह घटना ऐसी है कि सच होते हुए भी बिल्कुल फिल्मी लगती है। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी कहानी? कत्ल किसका हुआ था, कातिल कौन था और कैसे अकेले कातिल ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था? सब कुछ जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। जब आप इस कातिल के पकड़े जाने की पूरी कहानी, कोर्ट द्वारा दी गई सजा और जेल में रहते हुए कातिल द्वारा करोड़ रुपए कमाने के बारे में सुनेंगे, तो एक बार तो आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा। तो इस पूरी घटना की कहानी के बारे में जानने से पहले कहानी के 2 अहम किरदारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस कहानी की पहली किरदार लिंडसे एन हॉकर नाम की लिंडसी एन हॉकर का जन्म 30 दिसंबर 1984 को इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता का नाम बिल हॉकर और मां का नाम जूलिया हॉकर था। लिंडसे के जन्म के बाद इसके माता-पिता इंग्लैंड के कोवेंट्री नाम की जगह पर रहने जाते हैं। यहीं पर लिंडसे की पढ़ाई-लिखाई शुरू होती है। लिंडसे पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इसीलिए इनका एडमिशन इंग्लैंड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक, दी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में होता है। यहाँ से बायोलॉजी में 2006 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करती है। लिंडसे हॉकर मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग लेती है। ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद लिंडसे मास्टर डिग्री हासिल करना चाहती थी, मगर उससे पहले वो जिंदगी में कुछ नया करने का फैसला करती है और इसी के तहत वो बतौर इंग्लिश टीचर जापान जाने का फैसला करती है। वो जापान के कई नामी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देती है और यहाँ उनका सिलेक्शन जापान के सबसे बड़े प्राइवेट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन स्कूल नोवा में हो जाता है। सिलेक्शन के बाद लिंडसे जापान के टोक्यो शहर आ जाती है। उसकी पोस्टिंग टोक्यो की ही कोइवा शहर में हो जाती है। वो इसी शहर में एक किराए के घर में 2 और विदेशी महिलाओं के साथ रहने लगती है। लिंडसे हॉकर के माता-पिता और उसका बॉयफ्रेंड अभी इंग्लैंड में ही रह रहे थे। उन लोगों से लिंडसे अक्सर ईमेल, स्काइप तथा फोन के जरिए कांटेक्ट करती थी। एक दिन लिंडसे अपने बॉयफ्रेंड को ईमेल के जरिए बताती है कि उसकी मुलाकात टत्सुया इचिहाशी नाम के एक लड़के से हुई है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस कहानी के 2 अहम किरदार हैं। टत्सुया इचिहाशी इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है। टत्सुया इचिहाशी एक ऐसा नाम जो जापान के इतिहास में खून से लिखा गया। कहानी एक ऐसे कातिल की जिसने अपने मासूम चेहरे से धोखा दिया पूरे समाज को। चलिए जानते हैं टत्सुया इचिहाशी की रूह कंपा देने वाली कहानी। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी साधारण इंसान के भीतर छुप सकता है एक बेरहम हत्यारा? टत्सुया इचिहाशी की मनोवृत्ति को समझते हुए जानते हैं उसकी मानसिक स्थिति और अपराध के पीछे की वजह। टत्सुया इचिहाशी का जन्म 5 जनवरी 1969 को जापान के चुबू रीजन में एक समृद्ध जापानी परिवार में हुआ था। टत्सुया की मां एक डेंटिस्ट थी, जबकि पिता शहर के जाने-माने मेडिकल डॉक्टर थे। दोनों ही पेशेवर लोग थे और परिवार का जीवन सुखमय था। हालांकि टत्सुया उतना मेधावी छात्र नहीं था और अपनी पढ़ाई में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। टत्सुया ने चिब्बा यूनिवर्सिटी से हॉर्टिकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। हालांकि इसके बाद भी वो कोई काम धंधा नहीं करता है, बल्कि गुजारे के लिए अपने माता पिता से मिले पैसों पर निर्भर रहता था। उसे माता पिता से महीने के 1 लाख येन यानी कि लगभग 55 से 60 हजार रुपए मिलते थे। टत्सुया इचिहाशी अपना ज्यादा समय बस इधर उधर घूमने फिरने में और जिम में लगता था। इचिहाशी ने मार्शल आर्ट की क्लास भी ली थी और ब्लैक बेल्ट होल्डर था। बाद में हुए खुलासे के बाद पता चला, जब लिंडजे हॉकर एक दिन अपने काम से वापस ट्रेन के जरिए घर आ रही थी, तभी ट्रेन में एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि आप मेरी इंग्लिश टीचर हैं। इस पर लिंडजी कहती है कि मुझे तो तुम्हारा चेहरा याद नहीं है, शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो। इस पर वो लड़का कहता है कि
नहीं, मेरा नाम तटत्सुया इचिहाशी है। शायद आपको याद नहीं, लेकिन आप मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं। इसी के बाद इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। यहाँ लिंडजे हॉकर से तत्सुया इचिहाशी कहता है कि मैं क्लास में आपसे तो इंग्लिश की क्लास ले ही रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्पेशल क्लास भी दे दो ताकि मेरी इंग्लिश कुछ ज्यादा बेहतर हो जाए। लिंडजे समय की कमी का हवाला देते हुए ऐसा करने से माना कर देती है। इस पर वो लड़का लिंडजे हॉकर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि आप मुझे कम से कम हफ्ते में 2 से 3 घंटे की ही क्लास दे दिया करें। मैं आपको फीस के तौर पर 1 घंटे का $35 दूंगा। ये ऑफर लिंडजे हॉकर के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए वह क्लास देने के लिए राजी हो जाती है, मगर कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं, बल्कि दूसरी जगह क्लास दिया करूंगी। इस तरह दोनों के बीच तय होता है कि क्लास शहर की एक बड़े कैफे में होगी। इसी बातचीत के बाद लिंडजे हॉकर का स्टेशन आ जाता है और वो उतर जाती है तथा पार्किंग से अपनी साइकिल लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। अभी वह कुछ ही दूर जाती है कि नोटिस करती है कि उसके पीछे पीछे वो लड़का भी आ रहा है जो अभी अभी उससे ट्रेन में मिला था। लिंडजे हंजी हॉकर उससे पीछा छुड़ाने के लिए तेजी से साइकिल चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहती है, मगर वो लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और अंत में जब लिंडजे हॉकर अपने घर के करीब पहुंचती हैं, तो यहां पर लड़का कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने शायद आपको परेशान कर दिया है। मैं बस आपको यहां सॉरी कहने आया हूं। इस पर लिंडजे हॉकर कहती है, ठीक है, मैंने माफ कर दिया, जाओ। मगर लड़का कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे बस एक ग्लास पानी दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। इस तरह पानी पीने के बहाने तत्सुया इचिहाशी लिंडजे हॉकर के घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर दाखिल होते ही तत्सुया की नजर रूम के अंदर मौजूद लिंडजे की 2 साथियों पर पड़ती है जो उनके साथ ही रह रही थी। यहाँ लिंडजे रूममेट से तत्सुया का इंट्रोडक्शन अपने स्टूडेंट के तौर पर करवाती है तथा उसके लिए पानी लेने चली जाती है। जब तक लिंडजे पानी लेकर आती है, तत्सुया वहीं बैठ जाता है तथा पास में ही रखे एक कागज पर बस चंद मिनट में लिंडजे हॉकर की एक रफ ड्राइंग बनाता है और उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और स्काइप आईडी लिखकर लिंडजे हॉकर को देते हुए वहां से इस वादे के साथ निकल जाता है कि लिंडजे वादे के मुताबिक उसे इंग्लिश सिखाने आएगी। इसी के बाद शनिवार 24 मार्च 2007 को दिन के लगभग 2 बजे के आसपास लिंडसे हॉकर और तत्सुया इचिहाशी शहर के कैफे में मिलते हैं। यहां लिंडसे लगभग 1 घंटे तक तत्सुया को इंग्लिश पढ़ाती है। पढ़ाई खत्म करने की बारी आती है तो तत्सुया घबराकर लिंडसे से कहता है कि मैं तो पैसे अपने घर पर भूल गया हूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो, मैं वहीं पर तुम्हें पैसा दे दूंगा। लिंडसे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक टैक्सी किराए पर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ये दोनों तत्सुया के फ्लैट पर भी पहुंच जाते हैं। यहां लिंडसे तुरंत कहती है कि तुम यहां मुझे पैसे लाकर दे दो, मगर किसी तरह तत्सुया लिंडसे को अपने घर के अंदर चलने के लिए माना लेता है। घर के अंदर जाने से पहले लिंडसे टैक्सी ड्राइवर से कहती हैं कि आप यहीं पर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद दोनों एक साथ घर के अंदर चले जाते हैं। इधर टैक्सी ड्राइवर घर के बाहर इंतजार करता रहता है। इंतजार करते हुए 7 मिनट बीत जाते हैं, मगर लिंडसे हॉकर वापस नहीं आती। तब टैक्सी ड्राइवर बिना किसी को कुछ बताएं वहां से निकल जाता है। अब तक शाम हो चुकी थी। लिंडसे की रूममेट्स उसका इंतजार कर रही थी कि वह अब लौटेगी तो तब लौटेगी, मगर काफी देर हो जाती है। पर लिंडसे हॉकर नहीं लौटती है। लिंडसे की दोस्त उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है। इसी के बाद यह दोनों लिंडसे हॉकर के गायब होने की खबर लोकल पुलिस को भी देती। हालांकि पुलिस तब कोई FIR दर्ज नहीं करती है, बल्कि लिंडसे हॉकर के लौटने का इंतजार करने लगती। इधर लिंडसे ना तो 25 मार्च को और ना ही 26 मार्च को क्लास लेने के लिए जाती है। तब इंस्टीट्यूट द्वारा इंग्लैंड में रह रहे लिंडसे के माता पिता को इस बात की जानकारी दी जाती है कि आपकी बेटी 2 दिन से पढ़ाने के लिए नहीं आ रही है और उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं होकर रहा है। इधर 2 दिन के बाद लिंडसे हॉकर की रूममेट्स की शिकायत पर पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है। पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल की शुरुआत उसी कमरे से करते हैं जहां लिंडसे हॉकर रह रही थी। यहां पहले लिंडसे के दोनों रूममेट से पूछताछ होती है। इस पूछताछ में पुलिस को बहुत कुछ हाथ नहीं लगता है। हालांकि जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो पुलिस को उसके कमरे से वही ड्राइंग मिलती है जो पिछले दिनों तत्सुया इचिहाशी ने लिंडसे को बनाकर दिया था। पुलिस इस ड्राइंग के बारे में लिंडसे के रूममेट्स से पूछती है तो वो पुलिस वालों को बताती हैं कि लिंडसे का एक स्टूडेंट कुछ दिनों पहले ही उससे मिलने आया था। उसी ने यह ड्राइंग उसे दी थी, क्योंकि उसे ड्राइंग पर ईमेल एड्रेस और स्काइप आईडी भी लिखा था। इसलिए पुलिस तुरंत ही तत्सुया इचिहाशी की तलाश में लग जाती। इधर एक CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगती है जिसमें आखिरी बार लिंडसे तत्सुया इचिहाशी के साथ दिखाई देती है। पुलिस तत्सुया इचिहाशी की डिटेल निकालती है तो पता चलता है
कि एक छोटे-मोटे झगड़ा को छोड़कर इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। इसलिए अब तक पुलिस को तत्सुया पर कोई शक नहीं होता है। फिर भी वो लिंडसे हॉकर के संबंध में पूछने के लिए 27 मार्च 2007 को तत्सुया के एड्रेस पर जाती है। पूछताछ करने के लिए केवल 2 अधिकारियों को भेजा गया था। जापान के कानून के मुताबिक अगर पुलिस के पास कोर्ट का कागज और उचित कारण नहीं है तो वह बेवजह किसी के दरवाजे पर नॉक भी नहीं कर सकती है। इसीलिए जब दोनों अधिकारी आते हैं तो तत्सुया का दरवाजा उन्हें बंद मिलता है। घर की सभी लाइट्स भी ऑफ थी। पुलिस वाले दरवाजे पर नॉक नहीं करते, बल्कि आसपास के पड़ोसियों से तत्सुया इचिहाशी के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। इसी दौरान एक पड़ोसी बताता है कि कल इसके घर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज को तोड़ा जा रहा हो। इसके बाद पुलिस वाले बाहर से ही तत्सुया के घर का मुआयना करते हैं तो पता चलता है कि घर की सारी लाइट ऑन ऑफ है। मगर जब पुलिस वाले उसके दरवाजे के करीब आते हैं तो उन्हें भी घर के अंदर से कुछ खटपट की आवाज में सुना। घर की स्थिति और बाहर की माहौल को देखकर पुलिस वालों को अंदाजा हो जाता है कि यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो दोनों अधिकारी तुरंत आला अधिकारियों को फोन करते हुए और बैकअप भेजने के लिए कहते हैं। इसी के बाद लगभग शाम के 7 बजे तक 7 और पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। अब यह 9 पुलिस अधिकारी अलग अलग फ्लोर पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और इंतजार करते हैं। पुलिस वालों को इंतजार करते हुए 2 घंटे बीत जाते हैं, मगर घर से कोई बाहर नहीं निकलता है। पुलिस वाले फिर भी वहीं डेट रहते हैं और इतिहास का इंतजार करते रहते हैं। तभी पुलिस की नजर से बचकर तत्सुया अपने घर का दरवाजा काफी तेजी से खोलता है और पीठ पर एक छोटा सा बैग लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके दरवाजे के पास मौजूद पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो सभी को चकमा देते हुए वहां से भागने लगता है। कुछ अधिकारी निचली फ्लोर पर भी तैनात किए गए थे, मगर ऊपर मौजूद पुलिस वाला नीचे के पुलिस अधिकारियों को तत्सुया इचिहाशी के भागने की जानकारी नहीं दे पाता है, क्योंकि उसे समय इन पुलिस अधिकारियों के पास वॉकी टॉकी या कम्युनिकेशन रेडियो नहीं होता है। इस तरह सभी को चकमा देते हुए तत्सुया वहां से फरार हो जाता है। पुलिस की एक टीम तुरंत घर के अंदर जाती है। घर के अंदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, जबकि बाथरूम से बाथटब गायब था। ऐसा लग रहा था कि उसे आज कल में ही तो वहां से निकाला गया है। घर की तलाशी लेते हुए पुलिस बालकनी तक पहुंचते हैं तो उन्हें बालकनी में बाथटब दिखाई देता है। वो बाथटब बालू और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। जब पुलिस वाले उसे बालू और मिट्टी से भरे बाथटब की तलाशी लेते हैं तो सभी के सभी सहम जाते हैं। सहम में लिंडसे हॉकर की लाश पड़ी हुई थी। लिंडसे के शरीर पर बहुत ही गहरे जख्म के निशान थे। उसके सर के बालों को पूरी तरीके से शेव कर दिया गया था। उसमें बालू और धूल मिट्टी के अलावा कई तरह के डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स भी मिले हुए थे। यह डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स शव को जल्द से जल्द नष्ट करने के लिए रखे गए थे। अब तक पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि यह घटना कितनी गंभीर है। और इधर तत्सुया इचिहाशी भाग निकलने में कामयाब हो गया था। अब पुलिस बड़े पैमाने पर तत्सुया इचिहाशी की तलाश शुरू कर देती है। शहर में तत्सुया इचिहाशी के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करती रहती है, मगर कहीं भी कोई कामयाबी नहीं। इसी बीच 29 मार्च 2007 को पुलिस वालों को तत्सुया इचिहाशी के अपार्टमेंट के पीछे एक बड़ी सी शॉपिंग ट्रॉली मिलती है। जांच में खुलासा होता है कि इस ट्रॉली का उपयोग लिंडसे हॉकर के शव को नष्ट करने के लिए मिट्टी के थैले को लाने के लिए किया गया है। पुलिस अभी यहां जांच कर ही रही थी कि तभी उन्हें कहीं से खबर मिलती है कि तत्सुया को एक होटल में देखा गया है। इस गुप्त सूचना के आधार पर 20 पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है तथा यह सभी ईस्ट टोक्यो में मौजूद लव होटल पर छापेमारी करते हैं। मगर पुलिस की सारी मेहनत बेकार जाती है, क्योंकि वहां से तत्सुया इचिहाशी पहले ही फरार हो चुका होता है। पुलिस वाले पहले से कहीं बड़े पोस्टर छपवाकर शहर में लगवाना शुरू कर देती है। साथ ही तत्सुया इचिहाशी की कोई भी खबर देने वाले को लगभग 6 लाख के इनाम देने की घोषणा कर देती है। काफी कोशिशों के बाद भी तत्सुया इचिहाशी का कोई अता पता नहीं चलता है। इसका नतीजा होता है कि 2008 की शुरुआत में ही केस की जांच लगभग रुक जाती है। इस केस को जबरदस्त मीडिया कवरेज भी मिल रहा था और लोगों की हमदर्दी लिंडसे के साथ थी। इसीलिए जांच के सुस्त होने की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ाने लगता है। उधर इंग्लैंड से लिंडसे हॉकर के माता-पिता भी जापान आ जाते हैं तथा अधिकारियों पर जांच का दबाव बनाते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड हाई कमीशन के आला अधिकारी जापान सरकार से जल्द लिंडसे हॉकर के कातिलों को पकड़ने के लिए कहते हैं। जापान पुलिस के प्रति भी लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है तथा कई जगह जस्टिस फॉर लिंडसे हॉकर जैसे कैंपेन शुरू हो जाते हैं। हॉकर इस मामले में जापानी पुलिस की मदद के लिए इंग्लैंड से यॉर्क शहर पुलिस की भी एक टीम जापान आती है।
चारों तरफ से बढ़ते प्रेशर की वजह से एक बार फिर से जापान पुलिस 2008 के अक्टूबर महीने में पूरी ताकत से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए 1400 पुलिस अधिकारी लगाए जाते हैं। इन सब के बीच पुलिस की मेहनत भी थोड़ी रंग लानी शुरू करती है तथा पुलिस को अलग अलग जगह पर टत्सुया इचिहाशी के देखे जाने की खबर मिलने लगती है, मगर हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से लापता हो जाता है। इसी बीच 2008 के अक्टूबर महीने के अंत में पुलिस की ओर से एक बयान दिया जाता है कि टत्सुया इचिहाशी ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस ने अब तक टत्सुया इचिहाशी का शव बरामद नहीं किया था और ना ही कोई ठोस सबूत दिया था, इसलिए लिंडसे हॉकर के माता-पिता समेत जापानी मीडिया पुलिस के इस दावे को खारिज करते हुए केस को कमजोर करने का आरोप लगाने लगता। आलोचना के बाद पुलिस फिर से अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। 15 जनवरी 2009 को जापान टुडे की ओर से एक खबर में दावा किया जाता है कि टत्सुया इचिहाशी भागकर फिलीपींस चला गया है। हालांकि इस बात के भी कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए जाते हैं। इधर लिंडसे हॉकर मार्च 2007 में गायब हुई थी और अब समय आ चुका था मार्च 2009। इसका मतलब हत्या को 2 साल हो गए थे, मगर उसके कातिल का कहीं भी आता पता नहीं चल रहा था। लिंडसे हॉकर की दूसरी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर जापान में इसकी याद में बड़े सत्र पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब एक बार फिर से जब पुलिस पर दबाव बढ़ता है, तो वो नए सिरे से जांच की शुरुआत करते हुए जापान के कई बड़े शहर में टत्सुया इचिहाशी के लाइफ साइज कटआउट लगवा देती है। इतना ही नहीं, 26 जून 2009 को जैपनीज नेशनल पॉलिसी एजेंसी की ओर से टत्सुया इचिहाशी की खबर देने वाले के लिए इनाम की राशि भी बढ़ाकर 6 लाख से लगभग 60 लाख कर दी जाती है। यहां पुलिस की यह तरकीब थोड़ी काम कर जाती है। एक दिन जापान के नागोया शहर का एक प्लास्टिक सर्जन पुलिस वालों को बताता है कि शायद मैंने इस लड़के की प्लास्टिक सर्जरी की है। डॉक्टर बताता है कि कुछ महीने पहले नागोया क्लिनिक पर यह लड़का आया था, जिसने कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए अपनी नाक थोड़ी ऊपर उठवाई थी। इसके अलावा उसने अपने गाल पर मौजूद 2 तिल को हटवाने के साथ साथ अपनी आईलिड्स फोल्ड करवाई थी, अपनी लिप्स की मोटाई को भी बढ़ाया था। यहाँ डॉक्टर पुलिस वालों को सर्जरी से पहले तथा सर्जरी के बाद ली गई तस्वीर दिखाता है। इन तस्वीरों को देखकर पुलिस पूरा माजरा समझ जाती है कि कैसे पुलिस की पकड़ से बचने के लिए टत्सुया इचिहाशी ने कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बिगाड़ लिया था। अब पुलिस के द्वारा पूरे शहर में टत्सुया इचिहाशी का प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाला फोटो लगवा दिया जाता है। इसी के कुछ दिनों बाद शहर में टत्सुया के बड़े बड़े बैनर देखकर एक मजदूर पुलिस वालों को खबर देता है कि इसी से मिलता जुलता लड़का उसकी साइट पर भी काम करता है। इन सब सूचनाओं के आधार पर पुलिस वाले बड़ी ही सावधानी से टत्सुया इचिहाशी की स्थिति का पता लगती है और फाइनली 10 नवंबर 2009 को ओसाका के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रेड करती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, उस समय टत्सुया दूसरी जगह भागने की तैयारी कर रहा था। अभी वो भाग पता तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। टत्सुया इचिहाशी को एहसास हो जाता है कि उसका खेल खत्म हो गया है, इसलिए वो दोनों हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। उसे 23 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। यहां उससे कड़ाई से पूछताछ होती है, मगर वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता है और लिंडसे हॉकर की हत्या से लगातार इनकार करता रहता है। मगर जब पुलिस बहुत ज्यादा शक्ति के साथ उससे पूछता शुरू करती है, तो फाइनली टत्सुया इचिहाशी दिल दहला देने वाले रहस्य से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि जब पहली बार उसने ट्रेन में लिंडसे हॉकर को देखा था, तभी उसने तय कर लिया था कि इसके साथ गलत करेगा। इसी के बाद उसने लिंडसे हॉकर से ट्रेन में झूठ बोला और फिर बहाने से उसे खुद को इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार कर लिया और फिर पैसे देने के बहाने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। लिंडसे हॉकर जैसे ही पैसे लेने के लिए घर के अंदर जाती है, वह लिंडसे के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मगर लिंडसे भी मार्शल आर्ट सीख चुकी थी, इसलिए वह टत्सुया इचिहाशी पर अपने बचाव में हमला करती है। मगर टत्सुया इचिहाशी भी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर था, इसलिए वह भी लिंडसे पर हमले करता है। दोनों के बीच कुछ देर तक ये लड़ाई चलती है, मगर टत्सुया एक बार सीधे लिंडसे की गर्दन पर करता है, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। इसी के बाद बड़ी बेरहमी से वो लिंडसे हॉकर के साथ दरिंदगी करता है। इसी दौरान गला दबाकर उसकी हत्या भी कर देता है। हत्या करने के बाद वो शव को बाथरूम में छुपा देता है, जहां से वह मिट्टी और बालू के साथ साथ डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स खरीद कर लाता है। सभी सामान लाने के बाद वो पहले तो लिंडसे हॉकर के सभी सामान को नष्ट करता है, फिर उसके सर के बाल शेव करता है। उसके बाद लिंडसे के शव को उठाकर बाथटब में रखता है और फिर मिट्टी तथा बालू के साथ साथ उसमें डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स मिला देता है।
फिर बाथब को खींचकर बालकनी में ले आता है और वहीं रख देता है। उसी शाम जब वो भागने की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस वहां जाती है। हालांकि पुलिस के आने के बावजूद वो भागने में कामयाब रहता है। भागते हुए वो पहले एक शहर से दूसरे शहर तक जाता रहता है और फिर प्लास्टिक सर्जरी करके अपना चेहरा बिगड़ने का फैसला करता है, ताकि पुलिस उसे पहचान ना पाए। एक डॉक्टर का बेटा होने के नाते उसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अच्छे से मालूम था, इसलिए वो आसानी से प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है और बचकर रहने में कामयाब हो जाता है। तत्सुया इचिहाशी द्वारा अपना गुनाह कबूल किए जाने के बाद उसे पर लिंडसे हॉकर के अपहरण, बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है। इस मामले की सुनवाई चिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू होती है। यहाँ तत्सुया इचिहाशी के वकील की ओर से दलील दी जाती है कि तत्सुया इचिहाशी ने लिंडसे हॉकर की जान जानबूझकर नहीं ली है, बल्कि गलती से उसकी जान चली गई। तत्सुया इचिहाशी बयान देता है कि उसने रेप करते समय अपने हाथों से लिंडसे हॉकर की नाक और मुंह बंद कर दिया था, ताकि वो मदद के लिए चिल्ला ना सके। इसी बीच सफोकेशन से उसकी जान चली गई। कोर्ट में लिंडसे हॉकर के वकील की ओर से तत्सुया इचिहाशी को मौत की सजा देने की मांग की जाती है। इस केस की सुनवाई लंबे समय तक चलती है। इसी बीच सितंबर 2010 में तत्सुया इचिहाशी जापान में छपने वाले कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से लिंडसे हॉकर के माता-पिता से अपने किए के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है। इतना ही नहीं, जेल में रहते हुए तत्सुया इचिहाशी एक किताब भी लिखता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे वो पहली बार लिंडसे हॉकर से मिला और कैसे ही उसने उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा उसने इस किताब में बताया कि कैसे वो 2.5 साल तक भागते हुए अपनी जिंदगी बिताता रहा और कैसे प्लास्टिक सर्जरी करवाई। जनवरी 2011 में ये बुक रिलीज होते ही बहुत ज्यादा बिकती है और देखते ही देखते बेस्ट सेलिंग बुक भी बन जाती है। वो किताब की बिक्री से जेल में रहते हुए करोड़ रुपए कमाता है। हालांकि तत्सुया इचिहाशी अपनी लिखी इस किताब से होने वाली पूरी कमाई लिंडसे हॉकर के माता-पिता को देने का ऑफर देता है, मगर लिंडसे हॉकर के माता-पिता इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। आगे तत्सुया इचिहाशी की इस किताब पर आधारित 2013 में जापान में एक फिल्म भी बनती है। खैर, इन सभी के बीच मामले की भी सुनवाई कोर्ट में चलती रहती है। फाइनली 21 जनवरी 2011 को चिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से तत्सुया इचिहाशी को लिंडसे हॉकर हत्या करने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। इस सजा का विरोध करते हुए लिंडसे हॉकर के माता-पिता कोर्ट से तत्सुया इचिहाशी को मौत की सजा देने की मांग करते हैं, मगर कोर्ट मौत की सजा को बहुत ज्यादा सख्त सजा मानते हुए मौत की सजा देने से इनकार कर देती है। कोर्ट की ओर से कहा जाता है कि फिलहाल तत्सुया इचिहाशी की उम्र 32 साल है और संभव है कि वह आगे सुधार सकता है, इसलिए उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी की काफी आलोचना होती है। लोगों का कहना था कि जब 32 साल के बेरहम का कातिल तत्सुया इचिहाशी का फ्यूचर है, तो क्या मरने वाली 22 साल की लिंडसे हॉकर का कोई फ्यूचर नहीं था? क्या उसके फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं थी? कोर्ट इन दलीलों को नजरअंदाज करते हुए तत्सुया इचिहाशी की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखता है। फिलहाल तत्सुया इचिहाशी जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस घटना ने न केवल लिंडसे के परिवार को, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लिंडसे के माता-पिता ने अपने दिल के दर्द को साझा किया, जिससे सभी की आंखों में आंसू आ गए। यह कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक व्यक्ति वही हो सकता है जो हमारे आसपास सामान्य जीवन जीता हुआ नजर आता है। यह कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि न्याय की लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।